हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट जो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज देखे मैंने, तो मैं आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी इसको फिनिश कर दूंगा, यानी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर जितने भी हैं इसमें सारे कंप्लीट करा दूंगा। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी जिसमें राजनीति क्या है ये पढ़ना है हमको, और राजनीति का सिद्धांतीकरण इसको हम समझने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से मैं आपको मिलूंगा इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे इस नाम से सर्च करें और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, और हिंदी में कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, आपकी जो बुक है, बुक के अकॉर्डिंग कराने वाला हूँ, आसान भाषा में करा दूंगा आपको। इसको देखने के बाद अगर आप बुक भी पढ़ते हो तो आपको आसान लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में ना आ रहा हो, सब कुछ आसान लगेगा। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसका परिचय समझ लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, मनुष्य जो है उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको देखते हैं। मनुष्य जो है वो अन्य जीवों से अलग है क्योंकि वह सोच समझकर फैसला करता है। हम सभी जानते हैं। देखो, मनुष्य के अंदर दिमाग है, ब्रेन है। क्या जानवरों के अंदर दिमाग नहीं है? उनके अंदर भी भाई दिमाग होगा। ठीक है, लेकिन उनके अंदर सोचने समझने की वो क्षमता नहीं है जो मनुष्य के पास है। मनुष्य जो है जिस प्रकार से सोच समझ सकता है, फैसले ले सकता है, अन्य जो प्राणी है वो उस तरीके से नहीं सोच समझ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि मनुष्य जो है वो अन्य जीवों से अलग है और वो सोच समझकर फैसले लेता है। वो अपने अनुभवों, बहुत ध्यान रखना, अपने एक्सपीरियंस यानी मनुष्य का जो एक्सपीरियंस हुआ है और जो उसकी धारणा है उस पर विचार करता है। किसी चीज के प्रति अगर मनुष्य का जो एक्सपीरियंस है वो बुरा रहा है तो वो उससे हमेशा बचने की कोशिश करेगा। जहां पे उसके साथ कुछ गलत हो सकता है उससे हमेशा बचने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका अनुभव जो है उसके साथ बहुत बेकार रहा है। तो वो अपनी अनुभव, अपनी धारणा, जो उसके मन में जो धारणाएं बन जाती है उस पर विचार करता है, और यही सोच उसकी राजनीति में भी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो उसकी सोच है ना, अगर हमारा किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अच्छा अनुभव है तो हम उससे मिलना चाहेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। लेकिन यदि हमारा किसी के साथ बहुत बेकार अनुभव है तो हम उससे कभी मिलना क्या, हम उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे। तो मनुष्य ऐसा होता है। ठीक है, उसके मन में जो धारणाएं होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो जब राजनीति की बात आएगी तो भी मनुष्य अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा, अपनी धारणाओं का ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कोई डिसीजन लेगा। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है इसको समझते हैं। तो ये हमें समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या करेगा, समाज के बारे में समझने में हमारी मदद करेगा। राजनीति के जो विभिन्न पहलू हैं, राजनीतिक विचारधारा है, उसको समझने में हमारी मदद करेगा। राजनीतिक सिद्धांत हमको ये बताता है कि राजनीतिक घटनाओं और नीतियों की व्याख्या कैसे की जाए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत से हमें क्या पता लगेगा कि जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं या जो भी पॉलिटिकल पॉलिसी बन रही है उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। साथ में हम ये भी दिखाता है कि उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था। अब देखो, यहां तक आपको कुछ समझ में आया होगा, ये इंट्रो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जितना समझ में आया ठीक है। बाकी मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत जिसके बारे में हमारा ये चैप्टर है, हमारी जो बुक है, आखिर राजनीतिक सिद्धांत होते क्या है, किसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए, जब मनुष्य, एक समय मनुष्य ऐसा था जब वो आदि मानव वाली अवस्था में था, जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था। ठीक है, जो गुफाएं होती है उसमें रहा करता था, उसमें सो जाता था, शिकार करके खा लिया करता था। ठीक है, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। वो इतना डेवलप नहीं था, तो वो समय था। लेकिन बाद में धीरे धीरे आदि मानव ने क्या करा, धीरे धीरे वो डेवलप होने लगा। कई सालों के बाद उसे कुछ प्रकृति के नियम के बारे में वो जानने लगा। फिर उसने स्थायी निवास शुरू करा, यानी कि पहले उसने खेती शुरू करी, कृषि शुरू करी। खेती जब शुरू करी तो उसको स्थायी निवास रहना पड़ा, क्योंकि अब खेती करेगा तो कहीं ना कहीं उसको स्थायी रूप से रहना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह पे परमानेंट वो उसने रहना शुरू करा। फिर उसके बाद उसको अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ कि भाई उसकी सुरक्षा में कुछ खतरा हो सकता है। उसके लिए उसने क्या करा,
फिर लोगों ने ये समझा कि हमें मिलजुल कर एक साथ रहना है, तो ऐसे में हम सुरक्षित रह सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं असामाजिक तत्वों से, ठीक है, जानवरों से। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है चलो हम साथ में रहते हैं। फिर उन्हें एक राज्य की आवश्यकता पड़ी। ध्यान से समझना, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत कहाँ से आया है, कैसे बना है, ये समझना है आपको। फिर लोगों ने ये डिसाइड करा कि अगर हमें एक साथ रहना है, खेती करना है, सुरक्षित रहना है, तो क्यों ना हम आपस में मिलकर आसपास रहें, एक साथ सभी मिलकर रहें। और फिर ऐसे में इनको आवश्यकता पड़ी राज्य बनाने की। अब राज्य से मतलब हमारे यहाँ पे सरकार से है, ठीक है। हमारा राज्य से मतलब क्या है, सत्ता से है, सरकार से है। इनको ऐसा महसूस हुआ कि एक राज्य होना चाहिए, राज्य मतलब एक सरकार होनी चाहिए। अब सरकार ऐसी नहीं होती थी लोकतांत्रिक वाली जैसा आप वोट देकर देते हो, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा राजा हो जो अपना शासन चलाए हमारे ऊपर, हम उसको बदले में टैक्स दे देंगे, लेकिन वो हमें सुरक्षा की गारंटी दे दे कि भाई आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके अनाज की सुरक्षा करेंगे, ठीक है, आपके घर की सुरक्षा करेंगे, हर तरह से आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर राजा हमको ये गारंटी दे दे तो हम उसको टैक्स भी दे देंगे, असामाजिक तत्वों से हम बचे रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में राज्य आया। अब जब राज्य आया यानी कि सरकार आ गई, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी आई होंगी, ठीक है। क्योंकि राजा कैसा होना चाहिए, राजा यानी शासन करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए काम करे, जल कल्याण कल्याण के लिए काम करे। अगर कोई गलत कार्य करता है, मान लो कोई चोरी करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई भी गलत काम करता है, तो राजा उसको क्या दे, दंड दे। यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ हो तो राजा उसको क्या दे, न्याय दे। तो यहां से आप समझ रहे हो राजा की भूमिका की बात आ रही है। जो शासक होगा वो ऐसा होना चाहिए, एक मजबूत शासक होना चाहिए, ठीक है, मजबूत शासक हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको दंड दे, जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय दे, ठीक है। लोगों में समानता हो, भेदभाव ना हो, इस तरीके की व्यवस्था लोगों को समझ में आने लगी कि कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, अधिकार चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे लोग संगठित होकर रहने शुरू करें तो उनकी डिमांड होने लगी, हमको अधिकार चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको दुनिया भर की चीजें चाहिए। तो यहां से जन्म होता है राजनीतिक सिद्धांतों का। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ विद्वान थे, जैसे आपने अरस्तु को सुना होगा, प्लेटो को सुना होगा, सुकरात को सुना होगा, ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह, रूसो वगैरह हो गए, ठीक है। बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने क्या करा, अपने अपने हिसाब से, अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग कुछ सिद्धांत रखे सामने कि समाज ऐसा होना चाहिए, ठीक है। समाज कैसा होना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, इस पे अलग अलग विचारधारा दी। कोई कहता है कि समाज उदारवादी होना चाहिए, कोई कहता है अलग तरीके का समाज होना चाहिए। तो सबने अपनी अलग अलग व्याख्याएं करी, और वही विद्वानों के जो विचार हैं वो आज हम राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझिए, राजनीतिक सिद्धांत केवल ये बात नहीं करता कि समस्या क्या है, केवल समस्या की बात नहीं करता, वो ये बात भी करता है कि वो जो समस्या है उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक है, कैसे उस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। वो ये भी बात करता है कि किस प्रकार से एक बेहतर शासन व्यवस्था हो सकती है। राजनीतिक सिद्धांत ये भी बात करता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, जनता को क्या अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। हर एक पहलू पे राजनीतिक सिद्धांत जो है डिटेल में बात करता है, तर्क के साथ बात करता है, लॉजिक, यानी हर चीज के पीछे तर्क होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मैं हवा में कुछ भी बोल दिया, नहीं, उसके पीछे तर्क होना चाहिए, तर्क पे काम करता है, ठीक है। मानवता को ध्यान में रख के काम करता है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत समझ में आ गया है तो फिर आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं वापस अगर आपको ले चलूं, दोबारा से ये चीजें समझा दूं, तो आपको बिल्कुल फिट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सोच समझ सकता है। जानवरों में सोचने समझने की वो क्षमता नहीं होती है। मनुष्य जो होता है वो सोच समझकर अपने डिसीजन लेता है, अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं। अब मान लो कोई कोई बच्चा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई बच्चा है, उसको नॉलेज नहीं है। अब कोई दिया जल रहा है, बच्चे ने क्या करा, दिए में उंगली लगा दी। वो आग जल रही थी, लो, उसने जाके उसको छू लिया। उसको नहीं पता था कि भाई ये गर्म है, उससे उंगली जल जाएगी। अब उसने उसको छू लिया, उसकी उंगली जल गई, उसने उंगली दूर कर दी। क्या दोबारा आपको लगता है कि उसके सामने दिया रखा जाएगा तो वो दोबारा उसमें उंगली लगा के उसको छूने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बुरा हो गया, यानी अनुभव बुरा हो गया। तो मनुष्य अपने अनुभवों के साथ, अपनी धारणाओं के अकॉर्डिंग काम करता है, और उसकी यही सोच उसकी राजनीति में भी हमको दिखाई देती है। जब भी कोई राजनीतिक फैसला लेगा तो भी उसके दिमाग में ये चीजें रहेगी, उसके अपने एक्सपीरियंस रहेंगे। मान लो कोई वोट देने जाता है, वोट देते वक्त वो क्या ध्यान रखेगा कि भाई इसको वोट देना है या नहीं देना। मान लो अगर कोई जीता हुआ कैंडिडेट है, उसको लगता है कि 5 साल इसने अच्छा काम किया है, उसका एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा रहा है, तो उसको वोट दे देगा। उसको लगेगा यार ये तो अच्छा काम करता ही नहीं है, इसने तो सही काम नहीं करा, तो क्या वो उसको वोट देगा? नहीं देगा।
तो मनुष्य अपने अनुभव के आधार पे भी काम करता है। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखो, राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है। अब आपने सिद्धांत समझ लिए, मैंने आपको बताया कैसे कैसे सिद्धांत की आवश्यकता हुई, किसने सिद्धांत दिए, क्या क्या सिद्धांत है ये, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, ये हमें समाज और राजनीति के जो विभिन्न पहलू हैं उसको समझने में हमारी मदद करता है, ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं क्या करते हैं, समाज के बारे में समझने में हमारी मदद करते हैं। सिद्धांत हमको ये बताते हैं कि राजनीतिक घटनाओं और नीतियों की व्याख्या कैसे की जाती है, यानी राजनीतिक जो घटनाएं हो रही है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, जो पॉलिटिकल जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको कैसे एक्सप्लेन करता है, ये हमको राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत हमको ये भी दिखाता है कि उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मान लो कोई पॉलिसी बनाई सरकार ने, ठीक है, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, तो राजनीतिक सिद्धांत ये भी बताएगा कि कैसे इस पॉलिसी को और अच्छा किया जा सकता है, इस पॉलिसी में क्या कमियां हैं, अगर हम इस पॉलिसी में ये सुधार करते तो ये पॉलिसी और अच्छी हो सकती है, जनता का ज्यादा फायदा हो सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत ये भी बताता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं सीधा टॉपिक पे। ये हमने इंट्रो समझा था, यही आपको समझना जरूरी था, आगे तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। प्लेटो और अरस्तु, अब ये कुछ विद्वान हैं जिनके बारे में हमको देखना है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है इनको समझते हैं। तो प्लेटो और अरस्तु का नाम आपने आज से पहले जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो इनका नाम तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने न्याय के सिद्धांत, इन्होंने न्याय का सिद्धांत पे चर्चा करी थी, न्याय का सिद्धांत दिया था जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी इनका न्याय का सिद्धांत जो है वो माना जाता है, उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। हमें ये समझने में मदद करते हैं कि समाज में न्याय और समानता कैसे स्थापित करें। यानी प्लेटो और अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत था वो आज भी रेलिवेंस है, उसका आज भी प्रासंगिक है, आज भी काम में आता है। और इनका न्याय का सिद्धांत हमको ये समझने में हमारी हेल्प करता है कि समाज जो है, समाज में कैसे न्याय स्थापित किया जाए, कैसे लोगों के बीच में समानता स्थापित की जाए। ये पहले ही ये थ्योरी जो है इन्होंने दे दी है, ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत हो गया एक तरह से। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। इसके बाद एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन लॉक, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। जॉन लॉक कौन है तो समझिए। जॉन लॉक एक विद्वान है जिन्होंने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, सामाजिक अनुबंध और सरकार की सीमित भूमिका शामिल करी है, ठीक है। यानी इन्होंने जीवन के बारे में बताया है कि जीवन का अधिकार होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, मनुष्य को समाज में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ये, ठीक है। और सरकार की भूमिका सीमित कहते हैं कि ये मानते हैं कि भाई मनुष्य जो होता है वो समझदार होता है, सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे उसके जीवन में, ठीक है। सरकार ज्यादा हस्तक्षेप उसके जीवन में ना करे, उसको सरकार का काम होता है उसको जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति, इन सब चीजों की सुरक्षा दे दे, ठीक है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और सरकार की भूमिका लिमिटेड हो, ज्यादा सरकार दखल अंदाजी ना करे किसी की लाइफ में। तो कुछ ऐसा इनका विचार था। फिर एक विद्वान थे जिनका नाम था थॉमस हॉब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पे चर्चा करी है। तो ये कुछ ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपने समय पे, जिस समय के ये विद्वान थे, इन्होंने उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझा, उस समय की पॉलिटिकल समस्याओं को समझा, इन्होंने अपने विचार व्यक्त करे जो आज के समय में राजनीतिक सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न केवल वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को समझने में मदद करता है बल्कि इसे बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा भी प्रदान करता है। यानी आज जो समाज में या राजनीति में जो समस्या चल रही है, केवल उसको नहीं समझाएगा बल्कि उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है, ठीक है। तो आप ये मत समझना राजनीतिक सिद्धांत केवल प्रॉब्लम बताएगा, बल्कि ये हमको सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना था। राजनीतिक सिद्धांत केवल प्रॉब्लम नहीं बताता, सॉल्यूशन बताता है। फिर राजनीतिक सिद्धांत ये भी बताता है कि हमें समाज में एक साथ कैसे रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे भारत है, भारत एक ऐसा देश है जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, विशाल आबादी है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लोगों का कल्चर अलग है, लोगों की लैंग्वेज अलग है, लोगों का बोलचाल, पहनावा, तौर तरीके सब कुछ अलग है। हमारे कल्चर में इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है। ऐसे में समाज में एक साथ अगर हम रहते हैं तो हमारे बीच में संघर्ष हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमको ये बताते हैं कि समाज में हमको कैसे एक साथ रहना है, मिलजुल कर कैसे रहना है, किस प्रकार से समाज एक मजबूत समाज बनेगा, ठीक है। आपसी संघर्ष अगर होते हैं तो कैसे उसको सुलझाया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है हमको राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है
इसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत हमको क्या सिखाता है? ये हमको सिखाता है कि समाज में साथ साथ कैसे रहा जाए, कैसे हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह सकें, कैसे भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें, कैसे बिना विवादों के एक दूसरे के साथ रह सकें। अगर मान लो लड़ाई झगड़ा संघर्ष हो भी जाता है तो कैसे हम उसे बातचीत के जरिए सुलझाएं। ये सारी बातें हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता लगती है। ये हमको बताता है कि समाज में जो संसाधन है उसका वितरण कैसे हो, संसाधनों को कैसे बांटा जाए, ठीक है, ताकि सभी लोगों को उन संसाधनों पे अपना अधिकार मिल सके, सभी लोगों को मतलब सही मिल सके। ये हमको समझाता है कि एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान कैसे करनी है, यानी हमें एक दूसरे की सुरक्षा कैसे करनी है और हमें एक दूसरे की विचारों का सम्मान कैसे करना है, राजनीतिक सिद्धांत हमको बताता है। राजनीतिक सिद्धांत ये जानने की कोशिश करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, समाज में कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, ये भी राजनीतिक सिद्धांत बताता है। तो कितनी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में बिठा लेने। तो देखते हैं समाज के लिए लाभ, यानी कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, अगर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो नेता हैं, जो हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए नियम बनाते हैं, अगर उनको राजनीतिक सिद्धांत की समझ है, जानकारी है, तो वो ऐसी पॉलिसी बना पाएंगे, उनको पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी जिससे जनता का फायदा हो सके, यानी जनता का हित हो सके, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य क्या है? एक सुरक्षित समाज बने, एक सम्मानजनक समाज बने, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, जो अभी तक हमने समझा है, क्या सच में इसको अप्लाई भी किया जा सकता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत हमें समझाता है कि न्याय, अधिकार, लोकतंत्र और नागरिकता जैसे विचार व्यवहार में कैसे लागू होते हैं। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है हमको क्या बताता है कि जैसे ये न्याय का कॉन्सेप्ट हो गया, अधिकार हो गए, लोकतंत्र हो गया, नागरिकता जैसे जो विचार हैं, इसको कैसे व्यवहार में लाया जा सकता है। ये अभी हमने समानता, हम बहुत सुनते हैं, समानता होनी चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्या इन चीजों को लागू किया जा सकता है? हाँ, आप कहोगे यस, लागू किया जा सकता है। तो कैसे लागू किया जा सकता है, ये राजनीतिक सिद्धांत हमको समझाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें मतदान यानी वोटिंग, शासन और सामाजिक भूमिकाओं की प्रक्रिया समझाता है कि कैसे हम मतदान करें, ठीक है, वोटिंग कैसे करनी है, शासन किस प्रकार से चलेगा, सामाजिक भूमिकाओं की जानकारी हमको देगा राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस यूनिट 1 में आप राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से नहीं समझ पाओगे क्योंकि इसमें बहुत छोटा बता रखा है। जब आप यूनिट 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 5 आगे बढ़ोगे ना, हर हर मतलब चैप्टर में राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड चीजें हैं, तब आप बहुत डिटेल में समझ पाओगे। जब आप पूरी यूनिट को यानी पूरे सभी चैप्टर को जब आप कवर कर लोगे तब आप समझ पाओगे आखिर राजनीतिक सिद्धांत एग्जैक्टली क्या है। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे जैसे जैसा सिलेबस है, तो ये हमें समझाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमको ये दिखाता है कि विचार जो है समय, संस्कृति और समाज के अनुसार बदलते रहते हैं। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना है। यानी राजनीतिक सिद्धांत हमको क्या बताता है कि जो हमारे विचार होते हैं वो समय के साथ बदलते हैं, संस्कृति और समाज के हिसाब से बदलते हैं, ठीक है। आज से 10 साल पहले जो मेरी सोच थी या जो मैं सोचता था समाज के बारे में या सरकार के बारे में, पॉलिसी के बारे में, तो आज मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आज से 10 साल बाद, ठीक है, अगर आज से 10 साल बाद भी मेरी सोच जो है बदल जाएगी, तो ऐसा ही होता है, लोगों के विचार जो है वो समय के साथ बदलते रहते हैं, सिचुएशन के साथ बदलते रहते हैं। तो जो हमारे पुराने विचारक थे उन्होंने उस समय के समाज को देखा, उस समय के समाज के हिसाब से जो चीजें बताई, हो सकता है आज के समय में, आज के समाज के हिसाब से वो चीजें अप्लाई ही ना हो पाए। तो ये बदलता रहता है। ये हमको कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत बताता है हमको, ठीक है। तो ये हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता लगता है। इससे हम राजनीतिक प्रणालियों की समीक्षा कर सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उन्हें समाज के मूल्यों के अनुसार सुधार सकते हैं। अब देखो, दुनिया भर में अगर हम देखें तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे हमें क्या पता लगता है। देखो, मैं क्या बता रहा था आपको, दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। तो उन पॉलिटिकल सिस्टम को यानी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करते हैं, ठीक है, ये भी हमको समझना है। फिर सिद्धांत और व्यवहार का संबंध, यानी जो सिद्धांत होते हैं और जो व्यवहार होता है उसका क्या संबंध है, इसको देखते हैं। सिद्धांत हमारे सामान्य जीवन और व्यवहार को
समझने में मदद करते हैं कि हमारा सामान्य जीवन कैसा है, वो कैसा हो सकता है, ठीक है। उसको डिटेल में समझने में कहीं ना कहीं जो सिद्धांत है वो हमारी हेल्प करेंगे। हम अपने जो डेली लाइफ में जो डिसीजन होते हैं, जो हम डेली डिसीजन लेते हैं, वो व्यवहारिक बुद्धि और सामान्य सिद्धांतों पर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है आपको कोई वस्तु खरीदनी है, तो आपकी जो व्यवहारिक बुद्धि होगी, जो आप सोच सकते होगे, समझ सकते होगे, आपको जो उसके प्रो और कॉन्स नजर आते होंगे, उसके आधार पे क्या करोगे, आप उस वस्तु को ले लोगे। तो हम डेली लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो हमारी बुद्धि कहती है, हमारा दिमाग कहता है, उसके आधार पे हम फैसला ले लेते हैं। सिद्धांत इन निर्णयों को सुसंगत करता है। लेकिन अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत की नॉलेज होगी, अगर आपको कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना है या लाइफ में कोई कोई भी डिसीजन लेना है, तो आप उसको पूरा ऑर्गेनाइज यानी पूरे सुसंगत तरीके से, औपचारिक रूप से आप उस डिसीजन को भी ले पाओगे, ठीक है। तो सिद्धांत हमको ये चीज भी समझाता है। फिर राजनीतिक निर्णयों में सिद्धांत की भूमिका, यानी जो हमारे पॉलिटिकल जो डिसीजन होते हैं, जो हमारे फैसले होते हैं, उसमें क्या भूमिका होती है सिद्धांत की, इसको समझते हैं। तो देखिए, जब हम किसी राजनीतिक निर्णय यानी कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन के बारे में सोचते हैं, तो हम ये तय करते हैं कि समाज के लिए क्या अच्छा है या नहीं अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लो, मैं वोटिंग का एग्जांपल दे देता हूं। जब आप वोट देने जाओगे, तो वोट देने से पहले आपके मन में क्या क्वेश्चन होगा, आप यही सोचोगे ना कि मैं इस सरकार को चुनूं या इसको चुनूं या इसको चुनूं, किस कैंडिडेट को चुनूं, किसकी आप सरकार चाह रहे हो, कौन सत्ता में आएगा तो क्या करेगा, ठीक है, किससे आपको क्या उम्मीद है, बहुत सारी चीजें आप देखते हो। तो जब भी हम कोई पॉलिटिकल डिसीजन के बारे में सोचते हैं, तो हम ये तय करते हैं कि समाज के लिए अच्छा, या कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। ये चीज भी हम देखते हैं। तो ये हमको राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। राजनीतिक सिद्धांत इस समय को स्पष्ट और गहराई से समझने में मदद करता है। ये बताता है कि राजनीतिक निर्णय का समाज पर क्या प्रभाव होगा और उन्हें कैसे सही तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, जो सरकारों के डिसीजन होते हैं, अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है, सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है, सरकार कोई प्रोग्राम करती है जनता के हित में, तो उसका जनता के लिए क्या प्रभाव होगा, ठीक है, वो भी हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है। और कैसे सही तरीके से कोई फैसला किया जा सकता है, ये भी राजनीतिक सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट है दार्शनिकों के मौलिक प्रश्न, यानी जो फिलोसोफर होते हैं, ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चन, यानी जो फिलोसोफर होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, इनके मन में भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इनके क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो दार्शनिक जो है हमेशा मानव जीवन और समाज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते रहते हैं, ठीक है, पूछते रहे हमेशा, समय समय पर जो विद्वान लोग थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि न्याय क्या है। हम जस्टिस की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, आखिर न्याय क्या होता है, इस पे प्रश्न पूछा गया। किसी ने प्रश्न पूछा कि एक अच्छा समाज जो है वो कैसा होना चाहिए। आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये समाज अच्छा है, उस समाज में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप कह सको कि ये समाज अच्छा है या ये समाज बुरा है, ठीक है। सत्ता का सही उपयोग क्या है, यानी जिसको सत्ता मिल गई है, जो हमारा राजा है, जो हमारा शासक है, जो हम पे शासन कर रहा है, ठीक है, वो जो है वो कैसे सत्ता का यानी अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर रहा है, ये कैसे डिसाइड करोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो विचारकों के द्वारा रखे गए हैं। तो इन प्रश्नों का हमारे जीवन से संबंध होता है, आप जानते ही हो। तो ये प्रश्न जो है सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, केवल फिलॉसफी तक सीमित नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा यानी हमारी डेली लाइफ से भी ये रिलेटेड होता है। अब न्याय क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। भाई, हम सभी को अपने जीवन में न्याय चाहिए होता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं केवल फिलॉसफी तक नहीं होते, बल्कि हमारी लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हम भी अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं न्याय, समानता और सही गलत जैसे फैसले तो लेते ही हैं, ठीक है। अगर मान लो आप हो, कल को आपके बच्चे होते हैं, तो आपके सामने आपके बच्चे कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो आप क्या करोगे, उनके साथ न्याय करोगे या उनके साथ एक तरफा भेदभाव कर दोगे। भेदभाव तो नहीं करोगे, न्याय करने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं न्याय जो होता है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, और हम समानता चाहते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। तो यही इसी आधार पे हम सही गलत का निर्णय भी लेते हैं। जब हम किसी के साथ न्याय करते हैं, तो हम अपनी सामान्य समझ, ठीक है, हमारी जो कॉमन सेंस होती है उसका उपयोग करते हैं। यानी कि जब हम किसी, ठीक है, जब हम किसी के साथ न्याय करते हैं, तो जो हमारी जो बुद्धि होती है, हम उस बुद्धि के आधार पे ही डिसीजन ले लेते हैं, हमको लगता है ये सही है। तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी राजनीतिक सिद्धांत का महत्व।
जो राजनीतिक सिद्धांत होता है इसका क्या महत्व होता है, इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक जो निर्णय होता है उसको समझने का एक ढांचा होता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव होता है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो रखा है, और जो हमारे सामाजिक डिसीजन होते हैं उसको समझने का एक ढांचा होता है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो बहुत दयालु है। ठीक है, अब वो दयालु है, कोई उसको बोलता है यार मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कुछ पैसों से मेरी मदद कर दे, वो उसकी हेल्प कर देता है। ठीक है, अब वो व्यक्ति उसको बदले में पैसे उसके वापस नहीं करता है। अब मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, वो उससे बोलता है कि भाई मुझे बहुत अर्जेंट पैसों की नीड है, मेरी हेल्प कर दे, मैं 1 महीने में दे दूंगा। अब उस व्यक्ति ने क्या करा, उसको भी पैसा दे दिया विश्वास करके, लेकिन उसने उसका पैसा नहीं दिया। तो एक टाइम पे उसके मन में क्या आएगा, उसके मन में यह आ जाएगा कि पैसा अगर हम किसी को देंगे तो वो हमें वापस नहीं करेगा। ठीक है, यानी उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। तो यही कहा जाता है कि उसका जो मतलब जो पर्सनल एक्सपीरियंस किसी का हो जाता है ना, तो वो फिर उसके सामाजिक निर्णय में कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। तो जब 2 बार 3 बार उसे धोखा मिल गया, उसके पैसे उसको रिटर्न नहीं मिले, तो अगली बार अगर कोई व्यक्ति उससे मांगेगा कभी पैसे, तो वो क्या कहेगा, उसका एक्सपीरियंस क्या हो गया, बुरा एक्सपीरियंस हो गया उससे, तो वो बहाने बना देगा। ठीक है, वो मना कर देगा, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। तो ये जो हमारे जो अनुभव होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक निर्णय हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे सामान्य व्यवहार को दिशा और स्पष्टता प्रदान करते हैं। तो जो हमारे अनुभव वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को भी दिशा देते हैं। ठीक है, और इससे हम राजनीतिक और नैतिक रूप में भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं, और यही हमारे जो पॉलिटिकल जो डिसीजन है उसमें भी काम आता है। जैसे मान लो किसी ने किसी पार्टी को वोट दिया, उसने 5 साल सरकार चलाई, फिर वोट दिया, फिर 5 साल उसकी सरकार रही, फिर वोट दिया, फिर 5 साल सरकार रही, ऐसा लगातार हो रहा है, लेकिन वो सरकार काम ही नहीं कर रही जनता के लिए। तो उसका उसके साथ एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, उसका डिसीजन अगली बार वो उसको वोट ना देकर लेगा। तो ये कहा जाता है इसमें कि जो हमारे जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक फैसले होते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो यही सारी बातें हमें बताता है राजनीतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है सिद्धांत और कला के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड आर्ट, इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सिद्धांत जिसको हम थ्योरी कहते हैं और कला जिसको हम आर्ट कहते हैं, दोनों ही मानव व्यवहार यानी हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है इसको समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। कला भी कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है, कोई मान लो कोई पेंटिंग करता है, उस पेंटिंग में कहीं ना कहीं उसके जो विचार होते हैं वो आपको झलकेंगे। वो जिस प्रकार की पेंटिंग बनाएगा, उस पेंटिंग में उसकी जो सोचने की क्षमता है वो आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं जो सिद्धांत होते हैं वो भी यही दिखाते हैं कि हमारी क्या सोचने समझने की क्षमता है, और आर्ट भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार की चीजों को दिखाता है। ठीक है, दोनों जो है वो मानव क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं और उन्हीं विचारशील संरक्षित ढंग से व्याख्या करते हैं। ठीक है, यानी जो आर्ट है और जो थ्योरी है, दोनों ही जो हमारे ह्यूमन क्रिया होती है, मानव की जो क्रियाएं होती है, उसको निरीक्षण यानी उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं संरचित अच्छे ढंग से, मतलब पूरे सिस्टमेटिक तरीके से उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिद्धांत और कला केवल मानव व्यवहार को चित्रित नहीं करते, बल्कि उसे नया अर्थ और दृष्टिकोण देने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि जो कला होती है, जो सिद्धांत होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, वे समाज और व्यक्ति दोनों के अनुभव यानी हमारा जो एक्सपीरियंस होता है और समाज का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, दोनों की जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उसकी गहराई को दर्शाते हैं कि हमने समाज से और व्यक्तिगत अनुभवों से क्या सीखा है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे दर्शाई जाती हैं। दोनों का उद्देश्य जो होता है वो कभी कभी मानव व्यवहार को बदलना या सुधारना भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। सामाजिक सिद्धांत ये विश्लेषण करता है कि कोई व्यवहार क्यों प्रचलित है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, और जो कला होती है वो सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देकर बदलाव लाने की कोशिश करती है। तो ये दोनों ही आपके सामने एग्जाम्पल हैं, इसके आधार पे आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो कला होती है और जो सिद्धांत होते हैं वो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर सिद्धांत और कला दोनों ही समाज को समझने के लिए एक बेहतर साधन माने जाते हैं, क्योंकि सिद्धांतों से भी कहीं ना कहीं समझ आता है। सिद्धांतों, जब आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे, आगे के चैप्टर में जब न्याय पढ़ोगे, समानता पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, तो आप कहीं ना कहीं उससे कुछ सीखोगे। ठीक है, समाज का जो व्यवहार है उसको समझने की कोशिश करोगे, और ये भी समझोगे कि कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये हमें सिद्धांत और कला दोनों से पता लगता है। ये हमें व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं ताकि हम
समाज के विभिन्न पहलुओं को समझ सकें। सिद्धांत और कला दोनों हमें समाज और मानव जीवन की गहरी समझ देते हैं। ठीक है, सिद्धांत और कला दोनों से हम मानव जीवन को डीपली समझ सकते हैं। ये हमें समाज में सुधार सुधार और सृजन, ठीक है, यानी रचना के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, कला और सिद्धांत दोनों हमें किस चीज के लिए प्रेरित करते हैं? ताकि समाज में सुधार लाया जा सके, चीजों को बदला जा सके और कुछ नया रचा जा सके, कुछ नई चीज बनाई जा सके। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक राजनीतिक शब्द का अर्थ। तो देखिए, राजनीतिक जो शब्द है, जो पॉलिटिकल, ये जो वर्ड है, आपने पॉलिटिकल वर्ड, राजनीतिक वर्ड पढ़ा है, राजनीतिक। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग है एग्जैक्ट वो समझते हैं। इसके दो तरीके से मीनिंग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रारंभिक अर्थ, यानी इसका जो अर्ली, जो इसका मीनिंग था, पहले इसका जो मीनिंग था वो पढ़ेंगे। फिर बाद में इसका मीनिंग क्या बदल गया, यानी आधुनिकता के साथ साथ इस राजनीतिक शब्द में जो चेंजेस आए हैं उसको समझेंगे। ठीक है, यानी उसका पुराना प्राचीन क्या था अर्थ और आज के समय उसका क्या अर्थ है, इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति। ये जो पॉलिटिकल शब्द है, ये जो वर्ड है, उसको उत्पत्ति को समझेंगे। तो देखिए, पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति जो है वो प्राचीन जो ग्रीक समाज था उसमें एक शब्द होता था पॉलिस, यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब पॉलिस से उत्पत्ति हुई है तो पॉलिस का मतलब क्या होता है? पॉलिस का मतलब होता है कोई शहर या कोई नगर। ठीक है, किसी राज्य की बात चल रही है यहाँ पे। तो पॉलिस का मतलब होता है कोई शहर, नगर या फिर कोई राज्य। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो है वो एक समुदाय की ओर इशारा करता है। यानी पॉलिटिकल का मतलब होता था उस समय में, जो पॉलिस शब्द से निकला है, इसका मतलब होता है कोई समुदाय, यानी कोई स्थान है, वहां पे एक कम्युनिटी रहती है, वहां पे कुछ लोग रहते हैं, लोगों का समूह रहता है। ठीक है, जिसको हम समुदाय कह रहे हैं, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकल शब्द का प्राचीन अर्थ देखें तो वो किसी समुदाय की ओर इशारा कर रहा है। आगे देखते हैं। ये वो स्थान था जहां लोग मिलकर साझा मुद्दों पे चर्चा करते थे। यानी ये जो स्थान था जहां पे लोग रहा करते थे, लोग क्या करते थे? मिलजुल कर एक साथ डिस्कशन करते थे साझा मुद्दों पर। जैसे मान लो किसी को गांव में कोई चीज चाहिए, ठीक है, कोई नहर बनवानी है जिससे लोगों को फायदा हो सके, सिंचाई के लिए पानी मिल सके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो आपस में मिल बांट कर बातें करेंगे। गांव में कोई समस्या है तो समस्या को हल करने के लिए मिलकर बातें करते थे, डिस्कशन करते थे और सामूहिक निर्णय लेते थे। यानी डिसीजन जो लेते थे आपस में मिलजुल कर लेते थे। ठीक है, सभी की सलाह पर डिसीजन लिया जाता था। तो ये बात चल रही है उसके पॉलिटिकल शब्द के प्राचीन अर्थ पे। प्राचीन दृष्टिकोण में राजनीति का अर्थ क्या है इसको समझते हैं। तो प्राचीन काल में समाज और राजनीति में कोई खास अंतर नहीं था। ठीक है, समाज और राजनीति में कोई बड़ा अंतर नहीं था। सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है आपस में उस समय में, प्राचीन समय में गहराई से जुड़े हुए थे। यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो था आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि लोग मिलजुल कर रहते थे, सामूहिक रूप से डिसीजन लेते थे, किसी चीज पे सामूहिक रूप से चर्चा करते थे। ठीक है, ये था समाज के सभी पहलू, यानी जो निजी और सार्वजनिक, ठीक है, दोनों पहलू जो राजनीतिक निर्णय है दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। चाहे किसी का पर्सनल डिसीजन हो या कोई सार्वजनिक डिसीजन हो, ठीक है, पब्लिक डिसीजन हो, वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता था। यहाँ तक कि परिवार में जो डिसीजन लेना होता था वो भी राजनीतिक प्रक्रिया माना जाता था। मान लो किसी को अपने परिवार में कोई डिसीजन लेना है कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है या बच्चे के लिए क्या करना है, तो वो भी राजनीतिक डिसीजन माना जाता था। ठीक है, क्योंकि उसका असर जो था वो समाज पे पड़ता था। तो उस समय पॉलिटिकल और ये जो सामाजिक है इसमें ज़्यादा अंतर तो होता नहीं था। फिर राजनीति के व्यापक दृष्टिकोण को देखते हैं। उस समय राजनीति सिर्फ सत्ता या सरकार तक सीमित नहीं थी, ये समाज के हर पहलू को शामिल करती थी। ठीक है, राजनीति और समाज को एक समग्र रूप में देखा जाता था, अलग अलग नहीं देखा जाता कि समाज अलग है राजनीति अलग है, उसको अलग अलग नहीं देखा जाता था, एक समग्र रूप में देखा जाता था। यानी एक ऐसे रूप में देखा जाता था जिसमें राजनीति भी आ जाती है, समाज भी आ जाता है। ठीक है, जहां हर निर्णय का प्रभाव जो होता था, यानी कोई भी डिसीजन होगा तो उसका प्रभाव जो है वो दूसरे पे पड़ेगा पड़ेगा, इस तरीके से सारी चीजों को देखा जाता था। ठीक है, इसके बाद एक विद्वान है हन्ना अरेंड्स। इनका जो दृष्टिकोण है, इनका जो नजरिया है उसको देखते हैं। तो दार्शनिक हन्ना अरेंड्स जो है, इनके अकॉर्डिंग पॉलिस, यानी पॉलिस जो क्षेत्र था, जो एक समुदाय था, यहाँ पे रहने का मतलब क्या था कि लोग अपने डिसीजन जो है, ठीक है, वो शब्दों और संवाद के माध्यम से लेते हैं। यानी बातचीत करके, आपस में डिस्कस करके अपने डिसीजन लेते हैं, ना कि बल या हिंसा के माध्यम से। ठीक है, ना कि किसी दबाव से
कोई हिंसा करके, कोई मारपीट करके ऐसे डिसीजन नहीं लेते थे, बल्कि आपस में सहयोग से लेते थे, बातचीत करके डिसीजन लेते थे। ठीक है, फिर ये विद्वान कहते हैं कि ये दर्शाता है कि प्राचीन ग्रीक समाज जो था वहां पे लोकतंत्र और संवाद का बहुत ज्यादा महत्व होता था, क्योंकि सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो एक तरह से ये लोकतंत्र ही है। ठीक है, और बातचीत करके डिसीजन ले रहे हैं तो ये भी लोकतंत्र है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का अर्थ बहुत गहरा था। लोग बहस करके सामूहिक डिसीजन लेते थे, जिससे भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों बढ़ती थी। प्राचीन ग्रीक में ऐसा होता था। जब पॉलिटिकल शब्द का हम प्राचीन अर्थ में, मतलब प्राचीन समय के हिसाब से उसका अर्थ समझ रहे हैं। ठीक है, ये तो था उसका प्राचीन अर्थ। यानी पॉलिटिकल का प्राचीन अर्थ क्या था? एक ऐसे समाज की ओर इशारा कर रहा है जहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे, वो मिलकर डिसीजन लेते थे, उनका डिसीजन जो होता था वो समाज को प्रभावित करता था, समाज और राजनीति में ज्यादा अंतर नहीं होता था। ये सब हमने पढ़ा प्राचीन में। लेकिन फिर क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, कुछ परिवर्तन आता है समाज में। वो जो परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन के साथ उस शब्द के अर्थ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी आधुनिक समय में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए, अर्थ और प्रासंगिकता में बदलाव हुआ, यानी समय के साथ साथ जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल शब्द है, इसका अर्थ भी बदल गया, इसका महत्व भी बदल गया। आधुनिकता यानी आज के समय में, वर्तमान समय में देखें या आधुनिक समय में देखें, तो आधुनिकता के आने से इस शब्द को एक नया आयाम मिला। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है। इसका प्रभाव जो था वो समाज और सत्ता की संरचना पर पड़ा। यानी अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? समाज पे तो पड़ रहा है, सत्ता की संरचना यानी जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उस पे भी इसका कहीं ना कहीं फर्क जो है वो पड़ने लगा है। प्राचीन काल में अर्थ जो था, पहले राजनीतिक शब्द का अर्थ सामूहिक शक्ति से था। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक मतलब सामूहिक, क्योंकि सब मिलकर डिसीजन लेते थे। प्राचीन समय में ऐसा होता था, पूरा समुदाय उस समय में मिलता था, आपस में बातचीत करता था, डिसीजन लेता था। तो राजनीति का मतलब था साझा भागीदारी, यानी सब मिलकर उसमें भागीदारी कर रहे हैं और सबके हित की वहां पे बात चल रही है। ठीक है, सामूहिक शक्ति का पतन हुआ। फिर समय के साथ साथ क्या हुआ, सामूहिक शक्ति की भावना कमजोर होने लगी। अब मिलकर वो काम करने वाली वो चीजें कमजोर होने लगी। अब ये केवल एक आदर्श बनकर रह गया। ठीक है, एक आइडियल बनकर रह गया, जबकि ओरिजिनल मतलब इसको व्यवहार में ये नहीं था, केवल सुनने में अच्छा लगता था। लोगों के बीच समान भागीदारी कम होने लगी। ठीक है, यानी समय के साथ साथ जो पुरानी विचारधारा थी वो बदलने लगी। आधुनिक युग में समाज शक्ति का असमान वितरण बढ़ गया। ठीक है, आधुनिक युग में क्या हुआ, समाज में जो शक्ति थे उसका असमान वितरण बढ़ा। कुछ समूह ऐसे थे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, बहुत ज्यादा जिनको अधिकार मिल गए थे, जो सत्ता में कहीं ना कहीं थे, इन्होंने इस शक्ति का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, क्योंकि कुछ समुदाय ऐसे थे जिनको पावर बहुत ज्यादा मिल गई थी, तो इन लोगों ने क्या करा, जो इनको जो शक्ति मिली थी, ठीक है, इन्होंने उस शक्ति का प्रयोग जो करा अपने पर्सनल फायदे में करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, लोग मिलकर डिसीजन लेते थे, पूरे समाज के भले के लिए सोचते थे। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, वो ज्यादा पावरफुल है, अब वो अपने बारे में सोचने लगे हैं। तो मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये सेल्फ इंटरेस्ट यानी निजी इंटरेस्ट की तरफ जाने लगा। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि अन्य समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर हो गए। यानी अब सारे समूह मिलकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अब कुछ चंद लोगों के हाथ में पावर है, वही डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो राजनीतिक शब्द का नया अर्थ बन गया, पहले वाला अर्थ जो था वो खत्म हो गया। अब राजनीतिक शब्द का अर्थ ये भी है कि कुछ समूह दूसरे समूहों पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कुछ समूह ऐसे हैं जो पावरफुल हैं, जो अन्य समूहों पे कंट्रोल रखते हैं। ये शक्ति के असंतुलन को दर्शाता है। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि जो शक्ति है इसमें कैसे असंतुलन हो गया है। पहले जो सबके हाथ में होता था, अब वो कुछ चंद लोगों तक हो गया है। कुछ लोगों का समूह ऐसा है जो बहुत ताकतवर हो गया है, अमीर हो गया, तो कुछ लोगों का समूह काफी मतलब कमजोर भी हो गया है। ठीक है, ये तब होता है जब कुछ लोग अपने हितों के लिए दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करते हैं। यानी ऐसी स्थिति कब आ जाती है, जब कुछ लोग, चंद लोग अपना तो फायदा देखते हैं कि खुद को फायदा होना चाहिए, लेकिन दूसरों का फायदा नहीं देखते हैं कि इनको कुछ भी हो जाए हमें मतलब नहीं है, बस हमारे फायदे होने चाहिए। तो ऐसा होने लगा, यानी आदमी, जो व्यक्ति जो था वो स्वार्थी होने लगा, वो अपने बारे में सोचने लगा। जिसके पास पावर आ गई वो अपना अपना फायदा करने लगा। आज के समय में आप देखते हो जो नेता है, हमारे जो नेता हैं, समझिए एग्जाम्पल देता हूँ, आज के समय में जो हमारे नेता हैं
वो क्या करते हैं, जनता की भलाई के लिए आते हैं ना भाई, उनका काम है हमारी भलाई का। क्या वो सच में हमारी भलाई करते हैं? आप देखते हो कई नेताओं के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, कैसे उनके पास इतना पैसा आ जाता है? जो जनता की भलाई के लिए उनको पैसा मिलता है, वो पैसा अपनी जेबों में भर लेते हैं, करप्शन करने लग जाते हैं। तो ये चीज होती है ना, तो यही बताया गया कि अब लोग स्वार्थी हो गए हैं। तो पहले वाला अर्थ नहीं रहा पॉलिटिकल शब्द का, अब वो अर्थ जो है वो बदल चुका है। ठीक है, अब क्या है, लोग अपने हितों के लिए फायदा, अपने हितों अपने फायदे के लिए ही चीजों को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य की भूमिका। तो राज्य की भूमिका में भी परिवर्तन आया। राज्य मतलब यहाँ पे सरकार से है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार या सत्ता से है, तो सत्ता की भूमिका में भी परिवर्तन आया। आधुनिकता के साथ साथ जो सरकार की भूमिका है वो पूरी तरीके से बदल गई। अब राज्य शक्ति का केंद्र बन चुका है। अब जो सरकार है उसके पास ताकत बहुत है। उसके पास कैसे ताकत है? उसके पास पूरा एक सिस्टम है, एक तंत्र है। जैसे कि सरकार है, कई लोगों का समूह है, ठीक है। उसके पास न्यायपालिका, मतलब सरकार के तहत कईयों के पास न्यायपालिका हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, सेना हो गई, पुलिस हो गई, सारे संसाधन है सरकार के पास, ठीक है। तो सरकार जो है शक्ति का मुख्य साधन हो गई। सरकार पावरफुल है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के पास ये सारी जो तंत्र है वो अवेलेबल है। सेकंड क्या है, सामूहिक शक्ति से संस्थागत शक्ति तक। पहले सामूहिक शक्ति होती थी, अब वो बदल रही है, ठीक है। पहले समाज में सामूहिक शक्ति का प्रयोग सभी लोग मिलकर करते थे पुराने प्राचीन समय में। अब ये शक्ति जो है ये राज्य की संस्थाओं में केंद्रित हो गई है। राज्य के पास कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के पास पावर है, वो उसका इस्तेमाल कर रही है। निर्णय जो है अब जनता की बजाय सरकारी तंत्र के द्वारा लिया जा रहा है। अब जनता डिसीजन नहीं ले रही है, अब जनता बैठकर आपस में बातचीत नहीं कर रही है, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है? डिसीजन जो है वो सरकार की संस्थाएं ले रही हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत का नया केंद्र। राजनीतिक सिद्धांत का नया केंद्र यानी राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत अब राज्य और उसकी संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित हो गया है, ठीक है। अब राज्य क्या है, राज्य का काम क्या है, राज्य की संस्था कौन सी है, संस्थाओं का काम क्या है, संस्थाओं के अधिकार क्या है, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द है। यानी अब राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत और उसकी राज्य के बारे में, उसकी संस्थाओं के बारे में पढ़ा जाने लगा है। ये चीज आपको ना आगे के चैप्टर में समझ में आएगी। जब मैं आगे के चैप्टर में आपको टॉपिक बताऊंगा तो आपको ये चीज वहां पे समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं इसका मुख्य जो उद्देश्य है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं कैसे डिसीजन लेती हैं, कैसे शक्ति का प्रयोग करती हैं, ये सारी चीजें हमको समझनी है। फिर शक्ति का प्रयोग और दुरुपयोग, यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं या जो सरकार है या सरकार में बैठे चंद लोग हैं जिनके पास पावर ज्यादा है, वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति का कई बार दुरुपयोग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत अब ये भी देखता है कि राज्य की जो संस्थाएं हैं वो शक्ति का प्रयोग किस हद तक करती हैं और किस हद तक वो जनता के फायदे के लिए कर रही हैं और किस हद तक वो जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत ये भी देखते हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत ये भी देखते हैं कि सरकार कहाँ पे जनता का फायदा कर रही है, ठीक है, और कहाँ पे जनता को हानि पहुंचा रही है। इन दोनों चीजों को राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और ये अध्ययन करता है कि इस दुरुपयोग का समाज और नागरिकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी सरकार ने मान लो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करा तो उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों को कितना नुकसान होगा, ये भी राजनीतिक सिद्धांत देखते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक है चिंतन के विभिन्न क्षेत्र, ठीक है। तो चिंतन के विभिन्न क्षेत्र देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत संबंध। तो देखिए, ये क्षेत्र बताता है कि लोग परिवार, मित्रता या कार्यस्थल जैसी व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। चिंतन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे गहराई से विचार करना, गहराई से सोचना, ठीक है। तो ये जो व्यक्तिगत संबंध यानी पर्सनल जो रिलेशन होते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें ये बताता है कि लोग परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जहाँ पे वो काम करते हैं उस जगह पे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इसमें निष्पक्षता, सम्मान और दैनिक जिम्मेदारियों के प्रश्न भी शामिल हो जाते हैं। सेकंड है राज्य और व्यक्ति के संबंध, यानी सरकार के और व्यक्ति के क्या संबंध है। तो ये क्षेत्र ये देखता है कि व्यक्ति और सरकार के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए। इसमें क्या चर्चा होती है, इसमें चर्चा होती है लोगों के अधिकारों के बारे में। सरकारी नियंत्रण जो सरकार कंट्रोल करती है उसमें कितना कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। नागरिकों की जिम्मेदारी के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक संबंध। ये क्षेत्र देशों के बीच में संबंधों और दायित्वों पर केंद्रित है। इसमें चर्चा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है,
न्याय और समानता के लिए जो दुनिया भर में सिद्धांत चल रहे हैं उसकी चर्चा होती है, विदेश नीति की चर्चा होती है, वैश्विक शासन के जो नैतिक विचार होते हैं इस पे चर्चा होती है। तो ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा जानना नहीं है, ठीक है। मेन जो टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत क्या नहीं है। अगर आपने राजनीतिक सिद्धांत समझ लिया है ना तो आप ये समझ जाओगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम दो तरह की विचारधारा को पढ़ेंगे, एक कॉस्मोलॉजीज और दूसरा और राजनीतिक सिद्धांत। इसको थोड़ा समझते हैं, देखते हैं। तो कॉस्मोलॉजी क्या होता है, इसका संबंध जो होता है वो धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से होता है, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण या दार्शनिक दृष्टिकोण। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो ये यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें मानवता का स्थान और वास्तविकता के जो नियम है इसको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में मानवता के बारे में समझना है कि मानवता का क्या स्थान है, और जो रियल है, जो लॉ है, ठीक है, नियम है, उसको समझाने की कोशिश करता है। ये बताती है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है और नैतिक रूप से उसको कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, ठीक है। यानी ये नैतिक बातों पे ज़्यादा जोर देता है, इसको हमें समझना है। ये कहता है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में मनुष्य रहता है, मनुष्य का ये स्थान है, ये रूल है, मनुष्य को ये रूल फॉलो करने चाहिए, मनुष्य को इस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, यानी नैतिकता की बात करता है ये। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कॉस्मोलॉजीज जो है इसकी भूमिका को समझते हैं। तो ये समाज अपने उद्देश्यों और नैतिक कर्तव्यों को समझाने के लिए कॉस्मोलॉजीज पर आधारित होता है, ठीक है। समाज को ये बताया जाता है कि किस प्रकार से वो अपने जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है, उसको समझने की बात करता है। ये समाजों को मौलिक विश्वास और नैतिक दिशा भी प्रदान करता है कि किस प्रकार से हमें, मतलब समाज में नैतिक, मतलब नैतिकता की बात करता है। हमें लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, सम्मान करना चाहिए सबको, समाज में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इस तरीके की बातें इसमें होती हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको पूरा देख सकते हैं। अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़ लिया है, आप दोनों के बीच में अंतर देख सकते हो। राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़ लिया तो आप अंतर आराम से समझ पाओगे। जैसे राजनीतिक सिद्धांत और कॉस्मोलॉजीज, इसमें अगर हम आधार देखें तो ये धार्मिक और दार्शनिक विश्वासों पे आधारित है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं वो तर्क पे आधारित होते हैं। यानी कोई समस्या क्या है, वो समस्या क्यों आई और वो समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है, ये भी राजनीतिक सिद्धांत बताएगा, ठीक है। ये तर्क पे आधारित है, विश्लेषण पे आधारित है। फिर इसमें मुख्य फोकस किस पे रहता है कि ब्रह्मांड, नैतिकता, जीवन के उद्देश्य पे रहता है। लेकिन इसमें सत्ता के बारे में चर्चा होती है, अधिकारों के बारे में चर्चा होती है, जनता को न्याय कैसे मिलेगा, शासन कैसा होना चाहिए, इस पे चर्चा होती है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जीवन का अर्थ नैतिक मार्ग बताना, यानी लोगों को अच्छा जीवन कैसे जिया जा सके, कैसे लोगों के साथ अच्छे से रहा जा सके, ये बताया जाता है। लेकिन इसमें समाज में शक्ति के प्रयोग और न्याय को समझाया जाता है, सरकार की भूमिका को समझाया जाता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इसका नेचर क्या होता है, ये विश्वास आधारित होता है, लेकिन ये तर्कसंगत होता है और नैतिकता के रूप से तटस्थ होता है। इसमें नैतिकता की चीजें इसमें नहीं रखी जाती, इसमें सब तर्क, लॉजिक होना चाहिए किसी भी चीज के पीछे, ठीक है। तो ये हमको समझना था। अगला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो पावर्स यानी सत्ता, सरकार के बारे में बताएगा, ठीक है। अधिकारों के बारे में बताएगा कि जनता को क्या अधिकार मिलने चाहिए, जनता को न्याय के बारे में चर्चा करता है, शासन, गवर्नेंस के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ये समाज के अंदर जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उसका, उन घटनाओं का विश्लेषण करता है, उन घटनाओं में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन सारी चीजों के बारे में बताता है, ठीक है। ये संघर्षों का समाधान बताता है कि कोई अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है आधुनिक संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। आज के समय में अगर आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, तो देखो, आज के समय में अगर हम समाज देखें तो समाज में समस्याएं जो हैं बहुत ही जटिल हो गई हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्याएं, बहुत ही, मतलब, और विविधता बहुत है, डाइवर्स है, यानी इतनी 3600 प्रकार की समस्याएं जो है समाज में आज के समय में हो गई है। तो इस पे कैसे राजनीतिक सिद्धांत काम करेगा, तो देखिए, तो सिर्फ धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से इन प्रॉब्लम को नहीं सुलझाया जा सकता है, ये तो आप मान लीजिए। राजनीतिक सिद्धांत इसमें काम आएंगे, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत इन चुनौतियों को समझने के लिए हमें एक तर्कपूर्ण चर्चा, आप देखते हो कि जब भी कोई नया कानून आता है तो कुछ विद्वानों से पहले चर्चा कराई जाती है, ठीक है। विद्वान उस पर चर्चा करते हैं, बताते हैं कि इस कानून से क्या फायदा होगा, इस कानून के आने से क्या बदल जाएगा, इस कानून से क्या नुकसान हो सकता है, सरकार को इस कानून में क्या बदलाव करना था। वो तर्क के आधार पर चर्चा करते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है।
तो ये चीजें हमको समझनी थी। ये नैतिक प्रश्न जो होते हैं उस पर विचार करने के लिए व्यवस्थित ढांचा, पूरा एक सिस्टमेटिक जो फ्रेमवर्क होता है वो प्रदान करता है। ऐसे ही नहीं कि मतलब नैतिकता के आधार पे, ऐसे नहीं चलने वाला है समाज। क्योंकि देखो, नैतिकता होनी चाहिए, हम सभी जानते हैं, सब लोगों को सबका सम्मान करना चाहिए, हम सभी जानते हैं। लेकिन समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो इन चीजों को नहीं मानते हैं। उनका इलाज कैसे हो सकता है? उनका इलाज पूरे दूसरे तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो वो दूसरा तरीका आपको राजनीतिक सिद्धांत ही बताएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है दोनों के बीच संबंध। कॉस्मोलॉजिस्ट हमें जीवन और नैतिकता की जो समझ है वो देता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत हमें कहीं ना कहीं जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करके समाज में कैसे न्याय स्थापित करें, कैसे समानता स्थापित करें, समाज की जो शासन की जो समस्या है उसको कैसे दूर करें, ये बताता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है सिद्धांत और विचारधारा। तो आइडियोलॉजी अलग होती है, सिद्धांत भी है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। समझिए, देखिए, सिद्धांत और विचारधारा को समझिए। राजनीतिक सिद्धांत जो है और विचारधारा जो है, इन दोनों के बीच में अंतर होता है। बहुत सारे लोग सेम ही समझते हैं, उनको लगता है मेरी जो आइडियोलॉजी है वो राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आइडियोलॉजी और उसमें अंतर है। अंतर क्या है? देखो, दोनों ही समाज और राजनीति को समझने के तरीके हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका उद्देश्य जो होता है और जो दृष्टिकोण होता है ये अलग होता है। बस ये लाइन आपको समझना था। जो आइडियोलॉजी होती है वो अलग होती है, उसका उद्देश्य अलग होता है, सिद्धांत का उद्देश्य अलग होता है। ये हमको समझना है। कैसे अलग होता है इसको देखेंगे। देखिए, पहले राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं देखो। राजनीतिक सिद्धांत में किसी भी दृष्टिकोण, कोई भी नजरिया या किसी भी कार्य को अपनाने के लिए सभी संभावित कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं उसमें कोई भी नजरिया हो, ठीक है, उसके जो संभावित कारण हो सकते हैं, यानी किसी भी कोई दृष्टिकोण है उसका क्या कारण हो सकता है, उसका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। ये हमेशा तर्क संगत होगा, हमेशा लॉजिक होगा उसके पीछे, और इसमें गहन अध्ययन होगा, गहन विश्लेषण होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो किसी भी विचार या नीति को समझदारी और विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया जाएगा। कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, उसको बिल्कुल समझदारी से, विवेकपूर्ण तरीके से, सोच समझकर, चर्चा कर विद्वानों के विचार लेकर तब उसको देखा जाता है। विचारधारा जो आइडियोलॉजी होती है उसको समझो। ये तो आपने समझ लिया कि भाई राजनीतिक सिद्धांत आप पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो, वो तो आपको समझ में आ गया। आइडियोलॉजी आपको यहाँ पे समझना है। आइडियोलॉजी क्या होता है ये समझिए। देखिए, विचारधारा जो होता है उसका लक्ष्य है लोगों को तेजी से मोटिवेट करना या किसी चीज के लिए प्रेरित करना, या संदेश जो है उसको बिल्कुल सिंपल बनाना। इसके तर्क जो होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं और सूत्रबद्ध होते हैं, ठीक है। विचारधारा का तर्क जो है इसके साथ रणनीतिक संबंध होता है, यानी तर्क का उपयोग सिर्फ तब तक किया जाता है जब तक लक्ष्य को पूरा ना हो जाए, ठीक है। अब देखो, मैं आपको समझ में आया होगा या नहीं भी आया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो जो पूंजीवादी लोग थे, ठीक है, पूंजीवादी लोग थे, उनकी एक आइडियोलॉजी थी। उनकी आइडियोलॉजी थी पूरी दुनिया में पूंजीवाद को फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। ये पूंजीवादी जो लोग थे उनकी विचारधारा थी, उनकी आइडियोलॉजी थी। ये कब तक काम करेगी? जब तक वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाएंगे। यानी उनका उद्देश्य किसी देश में जाना है, वहाँ पे व्यापार करना है, वहाँ पे पूंजीवाद फैलाना है। अगर वो उतना कर देते हैं, उस देश में कामयाब हो जाते हैं, तो उनकी जो विचारधारा है वो वहाँ पे काम आ गई, ठीक है। यानी ये तर्क जो होता है ये तब तक ही, मतलब तब तक ही किया जाता है इस काम को जब तक लक्ष्य को पूरा किया जा सके। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत ऐसा नहीं होता। राजनीतिक सिद्धांत ना जाने कितने वर्षों पहले आए हैं और आगे चलते आ रहे हैं, वो हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य जो होता है वो बहुत लंबा होता है, ये एक संक्षिप्त लक्ष्य के साथ आता है विचारधारा जो होती है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइडियोलॉजी और जो विचारधारा और जो ये सिद्धांत होते हैं इसके बीच में अंतर देख सकते हो। तो इसका पर्पस होता है गहन समझ, बहुत गहराई से विश्लेषण करना, तर्क के साथ उसको समझना, जबकि इसका उद्देश्य केवल लोगों को प्रेरित यानी मोटिवेट करना होता है किसी काम के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें दृष्टिकोण देखिए, इसमें तर्क के प्रति आंतरिक प्रतिबद्धता होती है, हमेशा तर्क का सम्मान करता है ये राजनीतिक सिद्धांत। जबकि इसका जो उपयोग होता है केवल तब तक होता है जब तक वो लक्ष्य पूरा ना कर ले। लक्ष्य पूरा हो गया तो आइडियोलॉजी का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। विस्तृत और विवेकपूर्ण, यानी बहुत डिटेल में
गहराई से अध्ययन किया जाता है, बहुत दिमाग लगा के अध्ययन किया जाता है, चर्चाएं होती है, वाद विवाद होता है, ठीक है। ये संक्षिप्त होता है, सरल होता है, इसमें कोई इतनी चर्चा वगैरह नहीं होती। इसमें चिंतनशील और वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि ये भावनात्मक और रणनीतिक होता है, पूरी एक रणनीति के तहत होता है। कोई विचार मतलब जैसे किसी को अपनी आइडियोलॉजी है, मान लो कोई वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, उसको लोगों को कम्युनिस्ट बनाना है, तो वो उसकी आइडियोलॉजी जो है उन पे थोपेगा, धीरे धीरे उसको मतलब ऐसे बातें बताएगा, उसको ब्रेन वॉश करेगा, उसको कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो कम्युनिस्ट बन गया तो उसकी आइडियोलॉजी वहां खत्म है, ठीक है, अब उसका काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विचारों को तर्क संगत बनाना होता है, दिशा देना होता है, समाज को गति और प्रेरणा देना होता है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट है दोनों का महत्व, इंपॉर्टेंस आपको दोनों की देखनी है। तो विचारधारा जो है समाज में तेज और व्यापक प्रेरणा प्रदान करता है, बहुत तेजी से लोगों को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत जो होता है समाज को गहराई से और तर्क संगत दिशा प्रदान करता है, ठीक है। दोनों मिलकर समाज को संतुलित विकास में योगदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल जो थ्योरी है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। उसमें एक तरीका है प्रत्यक्षवाद, ठीक है, तो पॉजिटिविज्म, इसको समझते हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या है। तो प्रत्यक्षवाद किसे कहा जाता है, इसको देखते हैं। प्रत्यक्षवाद जो है एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि सिर्फ वैज्ञानिक अनुभवजन्य और प्रमाणित ज्ञान ही सत्य और मान्य है, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि केवल वो ज्ञान, उसी ज्ञान को ये मानेगा जो वैज्ञानिक होगा, ठीक है, साइंटिफिक होगा, जो अनुभवजन्य होगा और जो प्रमाणित होगा यानी वेरीफाइड होगा, जो जिसके पीछे कोई लॉजिक होगा, वो सत्य मतलब उसको फैक्ट होगा, उसमें सत्य होगा, तभी उसको ये सही मानेगा। इसका मतलब है कि केवल वही ज्ञान सही है जिसे देखा जा सकता हो, जिसको परखा जा सकता हो, जिसको सिद्ध किया जा सकता हो, साबित किया जा सकता हो। ये दृष्टिकोण जो है विज्ञान और तर्क संगतता इस पे आधारित होता है, ठीक है। तो इसको प्रत्यक्ष हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं, एक बार मैं सामने से हट जाता हूं, आप इनके नाम पढ़िए। तो ये वो विचारक हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट करा है, यानी ये इस चीज को सही मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ऑगस्ट कांट जो है ये कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद, ये प्रत्यक्षवाद के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। स्पेंसर जो है ये समाज को जैविक सिद्धांतों से समझाने का प्रयास इन्होंने करा है। और ये जो ऑरेंज है ये आधुनिक समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के समर्थक है, यानी ये सारे कहीं ना कहीं इस विचारधारा यानी जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा है इसको सही मानती है। राजनीतिक विज्ञान पर प्रत्यक्षवाद का प्रभाव यानी जो पॉलिटिकल साइंस है इस पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो 19वीं सदी में आधुनिकता के साथ राजनीतिक विज्ञान पर कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव था वो बहुत गहरा पड़ा, क्योंकि अब लॉजिक पे बात होने लगी थी, तर्क पे बात होने लगी थी, ठीक है। तो ये विचारधारा जो है ये साबित करना चाहती थी कि राजनीति का अध्ययन जो है वो भी विज्ञान की तरह किया जाना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से हम साइंस का अध्ययन करते हैं मतलब एक साइंस की तरह उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये जो नैतिकता की बातें हैं ये सब नहीं, ये इस चीज को नहीं मानते हैं प्रत्यक्षवाद वाले, ठीक है। तो ये आपको समझना है। इसका उद्देश्य क्या है, जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस होती है उसको वैज्ञानिक तरीके से समझना और समझाना, वैज्ञानिक तरीके से ही समझाना, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक बताना है, कैसे क्यों होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका ये उद्देश्य होता है। प्रत्यक्षवाद जो है इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। वो सीमाएं क्या है इसको देखते हैं एक बार। तो देखिए प्रत्यक्षवाद जो है ये नैतिकता और मानवीय जो मूल्य है इसको नहीं मानता, इसको नजरअंदाज कर देता है। अब देखो किसी भी समाज में ना, कोई भी समाज हो, वहां पे केवल फैक्ट से और केवल आप लॉजिक से नहीं चल सकते, वहां पे आपको नैतिकता भी रखनी पड़ेगी, मानवीय मूल्यों को भी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन ये इसको वैल्यू नहीं देता है, ये केवल बात क्या करता है, तथ्यों की बात करता है, आंकड़ों की, यानी केवल फैक्ट की बात करता है, केवल डेटा की बात करता है। तो ये चीज हमेशा कामयाब नहीं होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि राजनीतिक विज्ञान से मूल्य आधारित जो चिंतन है, ठीक है, ये गायब हो गया, क्योंकि ये पहले चलता था, अब इसने ये नई विचारधारा आ गई तो इसने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। फिर राजनीतिक सिद्धांत पर क्या प्रभाव पड़ा इसको देखते हैं। तो प्रत्यक्षवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत को एक समय में मृत घोषित कर दिया, यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो मृत है। क्यों घोषित कर दिया गया, ये मान लो आप इसको समझो, क्योंकि देखो पॉलिटिकल थ्योरी मान लो आज से 500 साल पहले किसी ने न्याय का सिद्धांत दिया हो, आज के समय में समाज बदल गया तो क्या वो न्याय का सिद्धांत 500 साल पहले वाला आज चलेगा?
तो हो सकता है वो इनके अकॉर्डिंग ना चले, क्योंकि ये तो फैक्ट पे डेटा पे बात करते हैं। तो इसलिए कुछ पुराने जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये मान लिया गया कि राजनीतिक सिद्धांत को केवल वैज्ञानिक मापदंड यानी जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड होते हैं इस पे आधारित होना चाहिए। इन्होंने केवल और केवल साइंटिफिक स्टैंडर्ड पे ही होगा तो ही सही मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, ऐसे बोल दिया। अब सारे राजनीतिक सिद्धांत थोड़ी इस पे फिट बैठेंगे, तो राजनीतिक सिद्धांत की नैतिक और मानवीय भूमिका कमजोर पड़ गई, क्योंकि भाई कोई भी राजनीतिक सिद्धांत होगा उसमें नैतिक भूमिका आपको दिखेगी, मानवीय भूमिका दिखेगी, जो कि ये इसको प्रत्यक्षवाद इसको नहीं मानता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हुई। ठीक है, फिर पुनर्विचार और पुनर्जागरण, यानी जब क्या हुआ, जब लगा कि प्रत्यक्षवाद सही तो है, ये विचारधारा सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकती, तो इस पे दोबारा से पुनर्विचार किया गया। विद्वान आए, विद्वानों ने चर्चा करी और फिर बातें हुई। तो देखिए क्या होता है, आगे चलकर जो दार्शनिक है यानी जो फिलोसोफर है, जो विद्वान है, उन्होंने ये माना कि मानवता और नैतिकता और संस्कृति यानी कल्चर राजनीति का हिस्सा है। इसको राजनीति से उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता जैसे कि पहले करा जा रहा था। ठीक है, इन्होंने माना। इस सोच ने राजनीतिक सिद्धांत में नया जीवन दिया, वापिस से राजनीतिक सिद्धांत का महत्व वापिस आ गया। अब राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों में तथ्यों को भी जोड़ा गया और मूल्यों को भी जोड़ा गया। केवल फैक्ट और डेटा से बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो वर्तमान समय में देखें तो आज भी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो प्रत्यक्षवाद का प्रभाव जो है उसमें देखा जा सकता है, लेकिन उसकी सीमाओं पर पुनर्विचार भी किया गया है, दोबारा से उसको कहीं ना कहीं री एग्जामिन किया गया है। अब राजनीतिक सिद्धांत में नैतिकता भी आपको दिखेगी, मूल्यांकन भी दिखेगा, मानवीय दृष्टिकोण जो है ये भी दिखेगा। अब इन सब चीजों को महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है, इससे राजनीतिक सिद्धांत और ज्यादा मतलब और गहरे रूप में, ठीक है, बहुत ज्यादा व्यापक बन चुके हैं और गहरे बन चुके हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांतों के दो प्रकार, एक तो है व्याख्यात्मक सिद्धांत, एक है मानकीय सिद्धांत। इसको समझेंगे, फिर हमारा ये लास्ट ही टॉपिक है, फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो व्याख्यात्मक सिद्धांत को देखते हैं सबसे पहले। ये सिद्धांत क्या होते हैं, ये सिद्धांत हमको बताते हैं कि राजनीतिक घटनाएं और जो प्रक्रियाएं हैं वो क्यों होती है और कैसे होती है। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है व्याख्यात्मक, यानी इसमें डिटेल में सारी चीजों को बताया जाता है। ठीक है, कि घटनाएं जो और प्रक्रियाएं हैं वो क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, कहाँ हुई है, सब कुछ बताया जाता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य होता है कि घटनाओं का, जो कोई भी घटना है उसका कारण और उसका परिणाम जो है उसको समझना, कि वो घटना होती है तो वो क्यों होती है, और अगर वो होती है तो उसका क्या परिणाम होते हैं, इसको समझना। ये क्या करते हैं, वास्तविकता का विश्लेषण, यानी जो रियलिटी है उसका विश्लेषण इस पे आधारित होते हैं। फिर एग्जाम्पल है मैक्स वेबर का जो पूंजीवाद के उदय का सिद्धांत हो गया, या कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत हो गया। ये कुछ सिद्धांत है जो रियलिटी पे बात करते हैं। दूसरा है मानकीय सिद्धांत। ये सिद्धांत बताते हैं कि राजनीति और समाज को कैसा होना चाहिए। ठीक है, राजनीति कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, और ये मूल्यों और आदर्शों दोनों पे आधारित होते हैं, यानी मूल्यों की भी बात चलती है, आदर्शों की भी बात चलती है। इसमें जो जस्टिस है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ऐसे विषय पे भी चर्चा होती है, जो कि मानकीय सिद्धांत है। ठीक है, एग्जाम्पल उदारवाद, जो कि यूरोप से आया है। ठीक है, उदारवाद ये सिद्धांत जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पे खूब जोर देता है। ये कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों को समाज में समानता मिलनी चाहिए, लोगों के साथ समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें करता है ये सिद्धांत। ठीक है, अगला है राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताएं। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या होती है, तो सबसे पहली विशेषता है कि इसमें विभिन्नता और व्यापकता है, यानी ये जो सिद्धांत है इसमें आपको न्याय, स्वतंत्रता, समानता, शक्ति, इन सभी को समझने और जोड़ने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो सत्य की खोज भी करता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य जो होता है वो सत्य की खोज करना होता है। ये सत्य सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के माध्यम से खोजा जाता है, सामाजिक रूप से देखा जाता है, राजनीतिक वाद विवाद करके सत्य तक पहुंचा जाता है। तीसरा है तार्किक सोच। ये विभिन्न दावों, प्रस्तावों और तर्क के आधार पे समझने का प्रयास करता है, यानी कि इसमें क्या है, हमेशा लॉजिकल थिंकिंग होती है। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया, जो भी बात होगी उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा जो रियल होगा, सच होगा। ठीक है, इस पे बात करता है। फिर अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों की समीक्षा। तो अवधारणा या जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या जो बायस होते हैं, ये विभिन्न अवधारणाओं
और पूर्वाग्रह की समीक्षा करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक विचारों को निष्पक्ष रूप से समझना और परखना। होता क्या है कि जो अवधारणा हमारे दिमाग में बन जाती है हम उसी के आधार पे काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना हमारे मन में पहले से कोई किसी चीज को लेके पूर्वाग्रह हो, अगर पूर्वाग्रह होगा तो हम कहीं ना कहीं मतलब बायस हो जाएंगे किसी चीज के प्रति, मतलब हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसकी न्याय हो सके, ठीक है, हमारे विचार निष्पक्ष हो सके, इसकी काम भी इसकी समीक्षा की काम भी जो है वो राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। इसके बाद है दृष्टिकोण की व्यापकता, यानी राजनीतिक सिद्धांत किसी एक विचार पर नहीं रुकता बल्कि विभिन्न दृष्टिकोण, जो अलग अलग दृष्टिकोण होता है उसको जोड़कर समझने का प्रयास करता है। ये खुला, विवेकपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। नेक्स्ट है मानक और वर्णनात्मक सोच। तो देखिए इसकी जो सोच होती है वो मानक होती है, यानी सोच जो है इस बात पर केंद्रित होती है कि चीजें जो है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आदर्श समाज की कल्पना की जाती है कि एक बेहतरीन समाज, एक आदर्श समाज जो है वो कैसा हो सकता है। एक आदर्श समाज जहां पे लोगों को न्याय हो, लोगों के साथ समानता हो, स्वतंत्रता हो, ठीक है, ऐसी स्थिति हो, ऐसी समाज की ये बात करता है। और ये मतलब ये भी मानक सोच जो होती है वो ये तय करने की कोशिश करती है कि कौन सी पॉलिसी यानी कौन सी नीति और कौन सा व्यवहार जो है जो सबसे बेहतर है, ठीक है। जैसे कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, समाज में किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस पे ये काम करता है। नेक्स्ट है वर्णनात्मक सोच। ये सोच इस बात पर केंद्रित होती है कि वास्तव में चीजें कैसी है, ये समाज की वास्तविक जो स्थिति है इसको समझने का प्रयास करती है। इसमें तथ्य भी देखे जाते हैं, यानी फैक्ट भी देखे जाते हैं, इसमें डेटा भी देखा जाता है, ठीक है, लोगों का अनुभव जन्य विश्लेषण भी इसमें किया जाता है, सारी चीजों को रखा जाता है। एग्जाम्पल है समाज में अभी कौन कौन से भेदभाव मौजूद हैं, किन समूहों के बीच में असमानताएं हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे चर्चा करता है। फिर संतुलन भी करता है, यानी राजनीतिक सिद्धांतकार जो होते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत बनाते हैं, वो अक्सर मानव और वर्णनात्मक दोनों प्रकार की सोच जो है उसका प्रयोग करते हैं और एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी सोच जो है वो वास्तविकता यानी रियलिटी पे आधारित होती है, ठीक है, तर्क पे आधारित होती है। इस संतुलन से वे नीतियां बनाते हैं जो आदर्शवादी नीतियां होती हैं, जो व्यवहारवादी नीतियां होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। निष्कर्ष में हम 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, मोटे मोटे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में करा था वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, आप बताओ कि राजनीतिक सिद्धांत हमें समाज, राजनीति और जो नीति है, ठीक है, जो पॉलिसी है उसके बारे में बताते हैं, उसके वैल्यूज को बताते हैं, ठीक है। हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण जो होते हैं उसको कहीं ना कहीं बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पे इसका प्रभाव पड़ता है, हमारी व्यक्तिगत सोच पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, और सामाजिक स्तर पे तो राजनीतिक जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उस पे भी इसका असर पड़ता है। फिर मुख्य राजनीतिक मूल्य, यानी इसमें न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, नागरिकता हो गई, ऐसे मूल्यों के बारे में गहराई से सोचने के लिए राजनीतिक सिद्धांत हमको प्रेरित करते हैं, ठीक है। और विविध विचारों की समझ, ये हमें विविध दार्शनिक जो परंपरा है और जो विचारधारा है इसको समझने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अंतिम सारांश में आप बता सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत केवल ज्ञान का क्षेत्र नहीं है, बल्कि हमें नैतिकता, मानवता, शासन की समझ हमें देता है। गहराई से हमें शासन की व्यवस्था को समझने, शासन की पॉलिसी में जो समस्याएं होती है उसको समझने का मौका देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी बड़ा चैप्टर हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।